नमस्कार सभी को। जनजातियां टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में। जनजातियां जो एसटी वर्ग जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उस वर्ग में जो जातियां आती है वो सभी क्या कहलाती है? जनजातियां कहलाती है। क्या होता है जनजातियां, किसको कहते हैं जनजाति, क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, ये सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, पहली बात तो आप ध्यान में रखना कि जनजातियों का मतलब क्या होता है? जो मूल धारा से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, जिन तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन इस प्रकार की सुविधाओं से जो वंचित हैं, जिनका जीवन अभी भी पुरानी पद्धतियों पे निर्भर है या पुराने विचारों के आधार पे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है, जिनका जीवन जंगल से जुड़ा हुआ हो, उन सभी को क्या माना जाता है? जनजातियां माना जाता है। और साथ में जो विशेष रूप से क्या है? पिछड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारी जनजातियां हम पढ़ेंगे, जिनमें आपको पता है भील है, गरासिया है, सहरिया है, मीणा है, डामोर है, कथोड़ी है, कंजर है, ये सारी जनजातियां हैं। तो जनजातियां टॉपिक का ये भाग 1 है। भाग 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी सारी चीजें आपको इनमें जानने को मिलेगी। आदिवासी रीति रिवाज से आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, इनके खान पान, इनका रहन सहन, इनके वस्त्र वगैरह सारी रोचक चीजें हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारी नई चीजें आपको इसमें सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, यहां सबसे पहले आप ध्यान में रखना, भारत संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजातियों का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है कि कौन सी जाति को जनजाति की श्रेणी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये बात कहां लिखित या वर्णित है? संविधान के भाग अनुच्छेद 242 में 342 के अंदर ये बात क्या है? वर्णित है। 342 जो अनुच्छेद है उसमें ये कहा गया है कि कौन सी जनजाति में शामिल रहेगी नहीं रहेगी, इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 46 का संबंध जनजातियों से ही है। जनजाति शोध संस्थान या जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और आप याद रखना क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। क्लियर है बात? लिखो। लिख दिया? तो आगे चलो। राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ उदयपुर राजस्थान की कुल जनसंख्या जनजातियों का प्रतिशत लगभग 12% है। ठीक है, राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ कहाँ है? उदयपुर में। जनजातीय शोध संस्थान भी उदयपुर में। राजस्थान की कुल जनसंख्या जनजातियों का प्रतिशत लगभग 12.6% है। याद रखना, राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 12.6% हिस्सा किस में आता है? जनजातियों में आता है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है। भारत की कुल जनजातियों का राजस्थान में लगभग 8.2% निवास करता है। भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उनका 8.2% कहां निवास करता है? राजस्थान में। और राजस्थान की टोटल जो जनसंख्या है, ठीक है, सभी वर्गों की, उनमें से 12.6% क्या है?
जनजातियां हैं। बात समझ में आई? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। और याद रखना मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। कोई पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो चुपचाप बता देना मध्य प्रदेश। पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती है, तो बताना है क्या? उदयपुर। क्या बताना है? उदयपुर बताना है। जनजाति है कि नहीं है, इसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति, और ये बात लिखित है संविधान के अनुच्छेद 342 में। 342 के अंदर लिखिए। लिख दिया? ठीक है, आगे चलो। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या उदयपुर में है, सबसे कम जनजातियां बीकानेर में है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनजातियां उदयपुर में, सबसे कम जनजातियां कहां हैं? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, अब सुनो, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जनजातियां बांसवाड़ा में। कितनी? 73%। टोटल जनसंख्या है ना बांसवाड़ा की, उसका 73% क्या है? जनजाति है। सबसे कम जनजातीय परसेंटेज कहाँ का है? नागौर का है। दिक्कत ये आती है कि सर सबसे अधिक और प्रतिशत में सबसे अधिक, ये क्या मामला है? सुनो, हे पार्थ, मान लो कि यह उदयपुर है, और मान लो कि ये क्या है? बांसवाड़ा है। यहां आदिवासी पाए जाते हैं उदयपुर में मान लो कुल 100, और यहां पाए जाते हैं 99। अब तुमको दोनों में से कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति कहां पाई जाती है, तो 99 में से 100 ज्यादा होते हैं, तो उदयपुर ही बताएंगे। लेकिन तुमसे पूछे कि जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत कहां है, तो हमें बताना है बांसवाड़ा। क्यों? उदयपुर तो इतना बड़ा क्षेत्र है, तो ही वहां पे 100 है। बांसवाड़ा तो उदयपुर का लगभग मान के चलो आधा सा है, फिर भी यहाँ क्या है? 99 है। इसका मतलब जनसंख्या और जो क्षेत्रफल है उसका भाग देंगे तो बांसवाड़ा के अंदर जनजातियों का परसेंटेज ज्यादा आएगा। यहां तो बड़े क्षेत्र में 100 ही है, यहां तो छोटे से क्षेत्र में भी 99 है। ठीक है, तो मतलब परसेंटेज ज्यादा किसका है? बांसवाड़ा का। किसका? बांसवाड़ा का। और सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजातियों की कहां है? उदयपुर के अंदर। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, लिखो, कर दो नोट। कर दिया? ठीक बात है। एकलव्य योजना भारत विकास परिषद ने आदिवासी लड़कों के लिए एकलव्य योजना चलाई है, जिसका संबंध खेलों से है और विशेष रूप से तीरंदाजी वाले खेल से है। क्योंकि आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो अपने अंदर तीरंदाजी का एक आनुवांशिक गुण रखते हैं। तीरंदाजी में भीलों का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि सदियों सदियों से एक लंबा अच्छा अभ्यास है इनको। ठीक है, तो एकलव्य योजना आदिवासियों से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? तो मुख्य रूप से तीरंदाजी से संबंधित है। मेवाड़ की सेना में भील, बहुत संख्या में भील होते थे, चुंडावत होते थे, चुंडावत राजपूत होते थे, और भील जनजाति के लोग होते थे। दोनों ही बहादुर होते थे। इस वजह से मेवाड़, और तीसरी बात, मेवाड़ की लीडरशिप या नेतृत्व बड़ा शानदार रहा है। ये 3 पावर ऐसी थी जिसकी वजह से मेवाड़ क्या रहा है? अजय रहा है। कोई जीत नहीं पाया मेवाड़ को, कोई मेवाड़ वालों को हरा नहीं पाया है। लिख दिया? ठीक है,
शाबाश। नेक्स्ट, जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। वो तथ्य मैं आपको पहले मोटे मोटे जो फैक्ट है वो मैं पहले बताऊंगा, फिर हम एक एक करके जनजातियां क्या करेंगे, शुरू करेंगे। मोताणा, यह आदिवासियों में प्रचलित एक प्रथा है जिसका संबंध मरने के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलने से है। कोई जब मर जाता है तो जिस आदमी ने मारा है एक्सीडेंट में या कैसे भी, उस आदमी से मृतक का मुआवजा वसूला जाता है। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तब तक अंतिम संस्कार नहीं करने देते। इस बीच में कुछ समुदायों के बीच, कुछ गुटों के बीच झड़प हो जाती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोताणा। क्या बोलते हैं, मोताणा। भील व मीणा समाज जो उदयपुर का है उसमें ये विशेष रूप से पाई जाती है, ठीक है। लिखो, कर दिया नोट, ठीक है। इसके बाद में लिखो लोकाई। आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकाई या कांदिया कहा जाता है। आदिवासियों का मृत्यु भोज लोकाई या कांदिया कहा जाता है। कांदिया में याद रखना, कांदिया में दलिया और मांस परोसा जाता है। दलिया और क्या परोसा जाता है, मांस परोसा जाता है। किसमें, कांदिया के अंदर। कांदिया, मेक, गेह, काइटा, लोकाई, ये बहुत सारे अन्य नाम है इसके, ठीक है। मेलनी या मिलनी, आदिवासी लोग गांव में अपने गोत्र के किसी व्यक्ति के विवाह पर उसे मक्का का आटा भेंट करते हैं। मक्का का आटा भेंट करते हैं, जिसे वो लोग क्या कहते हैं, मेलनी। मक्का का आटा भेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेलनी कहते हैं। लिख दो। मृत्यु भोजों में कई नाम है, ध्यान रखना, जैसे कांदिया है, मेक है, गे है, लोकाई, कायटा, ठीक है। ये सारे किसके प्रकार हैं, ये सारे के सारे मृत्यु भोज के प्रकार हैं भाई। विशेष रूप से याद रखना, पेपर में ज्यादा बार रिपीट होता ही। नेक्स्ट, दापा। आदिवासियों में विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के पिता को दिए जाने वाला मूल्य, मतलब लड़का जो है वो लड़की के पिता को कन्या मूल्य भेंट करता है, उसको कहते हैं दापा। इस राशि को कहते हैं दापा राशि, इस प्रथा को कहते हैं दापा प्रथा। कौन सी प्रथा कहते हैं इसको, दापा प्रथा कहते हैं, ठीक है। नोट कीजिए ये भी, हाँ जी, कर दिया नोट, ठीक है। नेक्स्ट, मारू डोल। ये आदिवासियों में सामूहिक सुरक्षा का संकेत है। मतलब ये ढोल बजाते हैं कब, संकट के समय। संकट के समय कौन सा ढोल बजाते हैं, मारू ढोल बजाते हैं। संकट के समय कौन सा ढोल बजाएंगे मित्रों, मारू ढोल बजाएंगे। स्पेशल कंपोनेंट। स्पेशल कंपोनेंट प्लान का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान का संबंध किससे है, तो याद रखना जनजातीय क्षेत्रों से है। लिख दिया, ठीक है। हेमेला। उदयपुर में आदिवासी लोकानुरंजन कार्यक्रम, ठीक है। आदिवासियों के लिए जो लोक अनुरंजन का कार्य होता है, कार्यक्रम प्रोग्राम होता है उदयपुर में, वो होता है हेमेला। हेमेला किससे संबंधित प्रोग्राम है उदयपुर में, जनजातियों के, आदिवासियों के लोक अनुरंजन का कार्यक्रम होता है, ठीक है।
हलमा। आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग की एक परंपरा है जिसको हलमा कहते हैं। ठीक है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में हुई थी। क्षेत्रीय विकास, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 1976 में बना था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लेना। तो लोकानुरंजन का काम है, वो प्रोग्राम है, वो तो कौन सा है मेला है। ये जो हलमो है ये क्या होता है ये आप ध्यान में रख लेना। हलमा का मतलब होता है आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग की परंपरा। जैसे मान के चलो कि आपने उसको जरूरत पड़ी तो कोई काम करवा दिया, हेल्प करवा दी, तो आपको जब जरूरत होगी तो वो व्यक्ति इस बदले में आपको क्या करवा देगा, मदद आपकी कर देगा। ठीक है, लिखो। लिख दिया? ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले जो हम जनजाति पढ़ेंगे ना मित्रों, वो है भील। कौन सी? भील जनजाति पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मुख्य रूप से उदयपुर में पाई जाती है, मेवाड़ में। ठीक है, विशेष रूप से उदयपुर में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ भील पाए जाते हैं। खुद को महादेव की संतान मानते हैं और लड़ने में, युद्धों में बहुत ही प्रभावशाली जनजातियों में से एक ये मानी जाती है। तीरंदाजी में ले लो, चाहे वीरता में मान लो, बहादुरी में मान लो, भील हमेशा क्या रहे हैं, आगे रहे हैं। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। संख्या की दृष्टि से राजस्थान में दूसरे स्थान पे है। तो पहले पे कौन है गुरुजी? सबसे ज्यादा जनसंख्या है मीणा जनजाति की, और जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है भील, और सबसे पुरानी जनजाति भी भील, और मीणाओं के बाद में जनसंख्या में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भी कौन है? भील है। कर्नल टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है। वन पुत्र कह लो या जंगल का शिशु कह लो। भील व्याकरण की रचना G.S. थॉमसन ने की थी। भील व्याकरण की रचना किसने की थी? G.S. थॉमसन ने की थी। ठीक है, लिखो। G.S. थॉमसन ने रचना कर दी। भीलों का निवास क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो आप याद रखना, भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। एक बात तो ये है, भीलों की सर्वाधिक संख्या उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। भीलों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, आप याद रखना। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के व्हील से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। व्हील शब्द से बना है भील, और व्हील का अर्थ क्या होता है? तीर कमान या तीर चलाने वाला। भील लोग कांडी शब्द को गाली मानते हैं और पाडा शब्द सुन के क्या होते हैं? प्रसन्न। कांडी का अर्थ भी तीर चलाने वाला होता है संस्कृत में, लेकिन फिर भी ये कांडी शब्द को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? गाली मानते हैं। और पाडा शब्द सुन के क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। पाडा मतलब ये मानते हैं, पाडा भैंसा है, पाडा मतलब फला फूला आदमी, फला फूला मतलब संपन्न आदमी मानते हैं खुद को फिर। ठीक है, लिखो। कितना रोचक टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। अब पाडार, कांडीर, ठीक है, व्हीलर, भीलर, ठीक है, इस प्रकार के नाम। भील तो आपने सुना है, बाकी नाम आपने नहीं सुने होंगे। वन पुत्र, कर्नल टोड, G.S. थॉमसन, कितनी शानदार बातें हैं। हलमा है, हमेला है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं ये सारी। हाँ जी, लिख दिया? ठीक है,
नेक्स्ट, भीलों के देवता देवियों की भी बात कर लेते हैं। भीलों का देवता है टोटम। भीलों के देवता कौन है? भगवान टोटम। और भीलों की देवी है भराड़ी। याद रखना, भराड़ी जो है ना वो भीलों में विवाह की देवी है। भीलों में विवाह की देवी है ये भराड़ी। अगर बात करें भीलों की कुल देवी की, भीलों की अगर कुल देवी पूछे तो आप बता देना आमजा माता। कौन सी माता? आमजा माता। रेछड़ा गांव उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है। ये भीलों की कुल देवी है। भराड़ी जो है ना वो भीलों में विवाह की देवी है। किसकी देवी है? विवाह की देवी है। केसरियानाथ का पानी पीकर भी लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। केसरिया जी का मंदिर है ना दुलेव गांव में। कहां पड़ता है? दुलेव, उदयपुर में। वहां केसर चढ़ाई जाती है और केसर चढ़ा हुआ जो पानी है वो पानी पी के भील कभी भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ऋषभ देव जी का मंदिर है दुलेव में, जिसको भील समाज के लोग काला जी नाम से पूजते हैं। इसलिए ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो जैन और हिंदू सद्भावना का एक प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि दोनों ही समाज के लोग, दोनों ही धर्मों के लोग क्या करते हैं? वहां पे जाते हैं। कोंदरा, भील लोग अनाज को कोंदरा कहते हैं और विशेष रूप से कोंदरा का मतलब होता है जंगल में से एकत्रित किया गया अनाज। जंगल में से अनाज इकट्ठा करते हैं, जंगली अनाज, उसको कहते हैं कोंदरा। महुआ के वृक्ष से बनाई गई शराब मावड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? मावड़ी। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, महुआ का ये फल होता है, उससे जो देसी शराब बनती है उस देसी शराब को क्या कहते हैं? मावड़ी कहते हैं। देवियों की बातों में याद रखना, एक है ओवण माता। ओवण माता भीलों में दैनिक प्रकोप की देवी है। दैनिक प्रकोप से बचाने की देवी है। दैनिक प्रकोप का मतलब है डेली कोई न कोई आप पे विपदा आ रही है तो पूजा करो किसकी? ओवण माता की। और एक है खोड़ियाल माता। कौन सी माता? खोड़ियाल माता। ये जो खोड़ियाल माता है ना, ये आप याद रखना विकलांग भीलों की देवी है। विकलांग को खोड़ा कहते हैं, तो विकलांग भीलों की क्या है? देवी। कौन सी माता? कौन सी? खोड़ियाल माता। समझ में आई बात क्या? ठीक है। भीलों की एक आराध्य देवी भी है झालावाड़ में, विश्वंती देवी। कौन सी? विश्वंती देवी। इतनी बातें प्यारे साथियों नोट कर दो। कर दिया नोट? कर दिया? ठीक है, आगे चलो। भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। भील जब युद्ध लड़ने जाते थे तब कौन सा नारा लगाते थे? फायरे फायरे। ठीक है, ये होता है रणघोष। जैसे हमारी जो भारत की सेना है उसका रणघोष होता है ना हर हर महादेव, तो ये रणघोष था भीलों का फायरे फायरे। भीलों में कुछ उपजातियां भी है। भील जनजाति में भी कुछ क्या है? गोत्र टाइप में उप जनजातियां भी, जातियां भी है, उपजातियां। जैसे मिलाला, बारेला, राठिया, ये भीलों की कुछ क्या है? उपजातियां। भीलों की क्या है? उपजातियां हैं। लिखो इनको, भीलों की उपजातियां हैं। कर दिया नोट? कर दिया? ठीक है। नेक्स्ट,
विशेष बात है कुछ। रोने एक विद्वान है, रोने ने अपने नाम ही ऐसा ही है इसका, बाकी आदमी बढ़िया ही है। रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का आदिम निवास मारवाड़ बताया। रोने कह रहा है कि भील मूल रूप से प्राचीन काल से मारवाड़ के हैं। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रोने हैं और उन्होंने इनको बताया है मारवाड़ से इनका मूल क्षेत्र बताया है। भील जनजाति अपने को महादेव की संतान मानती है। भील खुद को किसकी संतान मानते हैं? महादेव की संतान मानते हैं। भील खुद को किसकी संतान मानते हैं भाई? महादेव की संतान मानते हैं। और टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र। कर्नल टोड ने भीलों को क्या बोला है? वन पुत्र कहा है। लिखिए। और भील शब्द बनाए किससे? व्हील शब्द से। व्हील का अर्थ क्या होता है? तीर कमान। लिख दिया? ठीक है। मजूमदार ने कुछ बातें बताई है, वो क्या है? मजूमदार नामक जो लेखक है उन्होंने क्या कहा है? भीलों का संबंध नेग्रेटो प्रजाति से बताया है। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया के लेखक D.N. मजूमदार हैं। भीलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राज संघ नाम की संस्था उदयपुर में काम कर रही है। तो मजूमदार ने भीलों का संबंध नेग्रेटो प्रजाति से बताया है और उन्होंने ये बात अपनी किताब रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में लिखी है। ठीक है, नोट करो। कर दिया नोट? ठीक है। बोलावा क्या होता है? बोलावा ध्यान रखना, भीलों का मार्गदर्शक जो होता है वो बोलावा कहलाता है। जिसको रास्तों का ज्ञान हो, रास्तों का ज्ञाता हो, मार्गदर्शन करता हो, उसको क्या कहते हैं? भील लोग बोलावा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। बगोरिया, बगोरिया खेल या त्योहार, ठीक है, होली के अवसर पे होता है। इसमें भील लोग जीवन साथी चुनते हैं। ये बगोरिया मेला या जो उत्सव है, ठीक है, ये कहाँ लगता है? खजुराहो के पास। खजुराहो पड़ता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और इस बगोरिया उत्सव या मेले में भी लोग अपना क्या चुनते हैं? जीवन साथी चुनते हैं। क्या चुनते हैं? जीवन साथी चुनते हैं। लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, आतिवेड़ो। ये एक विवाह की परंपरा है। इसमें पेड़ को साक्षी मान के जीवन साथी चुनते हैं। पेड़ को साक्षी मान के और जीवन साथी चुन लेते हैं। और ये खास बात है आदिवासी रीति रिवाजों की। लगभग इनके रीति रिवाज नेचर से, प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आतिवीडो ये विवाह की एक परंपरा है और पेड़ को साक्षी मानकर ये लोग जीवन साथी चुन लेते हैं। सिरा चोकली, क्या है सिरा चोकली? पूर्व जनों का पूजा स्थल। ठीक है, जो अपने पूर्वज है, ठीक है, उनका कोई छोटा स्थान या देव स्थान बना होता है जिसकी पूजा की जाती है, उसको भील क्या बोलते हैं? सिरा चोकली कहते हैं। सिरा चोकली मतलब क्या होता है? चबूतरा, चोकली। ठीक है, इस प्रकार से कोई चबूतरा बना होगा और ऐसा जो चबूतरा है ना, उसी को क्या कहा जाता है? सिरा चोकली कहा जाता है। चौका, चौकिया बड़ा होता है, ये छोटी है चोकली। डाम, बहुत बढ़िया बात है। डाम भीलों में उपचार की विधि है। होता क्या है इसमें? क्या होता है डाम के अंदर?
तो आप गौर करना कि ये वैसे पशुओं में काम में लेते हैं विधि। इसमें क्या होता है, कोई पशु के कहीं पे गांठ वगैरह अगर है तो क्या करते हैं, लोहे की कोई गर्म सलाखें हैं और उनसे वो गर्म जो लोहा है, जो वस्तु है, फुल एकदम लाल गर्म कर लेते हैं उसको आग में, और फिर जहां गांठ है ना वहां क्या कर देते हैं, वो लगा देते हैं। आपने देखा होगा पशुओं के कई बार गले पे गांठ होती थी, इस प्रकार से लोहे की सलाखों से इस प्रकार से कोई गर्म चीज या लोहा जो है वस्तु लगा दी जाती है, इसी को कहते हैं डाम। तो ये उपचार करने की विधि है। किसकी विधि है ये? उपचार करने की विधि है। मानव में ये विधि काम में लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब है कि जैसे मटकी का टुकड़ा आग में गर्म कर लिया, इतना गर्म कर लिया कि वो क्या हो गया, गुलाबी हो गया, और फिर जहां दर्द है वहां वो मटके का टुकड़ा क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ओए होए आए हाय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, डाम लगाना। क्या लगाना? डाम लगाना कहते हैं। समझ आई आपको बात क्या? ठीक है, लिखो। लिख दिया? ठीक है। बढ़ा लिया। शादी विवाह में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला बिचौलिया जो है वो क्या कहलाता है? बढ़ा लिया। मध्यस्थता, मध्यस्थता, मध्यस्थता का मतलब होता है जो ये बताएगा कि हाँ ये लड़का है, उनके ये लड़की है, ठीक है, इसका रिश्ता वहां कर दो, उस लड़के का रिश्ता यहां कर दो। ठीक है, लड़के को ये बताएगा कि वो फलाने गांव की लड़की है, उससे तेरी शादी करवाएंगे। लड़की वालों को भी कह देगा कि उधर एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। ये जो बिचौलिए की भूमिका निभाता है इसी को क्या कहते हैं? बढ़ा लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ा लिया। तो याद रखना मीणा जनजाति में भी बढ़ा लिया होता है। मीणा जनजाति में भी क्या होता है? बढ़ा लिया कहते हैं। भीलों में भी इसको क्या बोल देते हैं? बढ़ा लिया। गोल्लड़, बिलों में नाता पर आई हुई महिला के साथ आए हुए बच्चे को गोल्लड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्लड़। जैसे मान लो ये महिला है, ठीक है, ये किसी और पुरुष के साथ चली गई, मतलब ये इसके साथ क्या चली गई, अपने पति, या तो इसका पति मर गया, ठीक है, और या मान के चलो कि इसका पति जो है वो जीवित है लेकिन ये उसके साथ रहना नहीं चाहती। दोनों कंडीशन में ये महिला अगर किसी और के साथ रहना शुरू करती है तो ये कहा जाता है कि महिला नाते चली गई। इस प्रथा को क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में अगर छोटा सा कोई बाबू और है तो ये बाबू कहलाएगा गोल्लड़। क्या कहलाएगा? गोल्लड़ कहलाएगा। समझ आई क्या बात? गोल्लड़ किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, छोटे से बाबू को कहते हैं। लिख दो। लिख दिया? ठीक है, चलो भाई। दजिया दजिया दजिया, द से मैदान, मैदान, द से दजिया। मैदानी क्षेत्र के जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। तो पहाड़ी ढालों को जलाकर की गई खेती चिमाता कहलाती है। मतलब पहाड़ की ये जो चढ़ाई है, पहाड़ की ये जो चढ़ाई है, नीचे की ओर तो ढाल है, ऊपर की ओर तो चढ़ाई है, तो चाहे पहाड़ी ढाल हो या पहाड़ी चढ़ाई हो, पहाड़ी चढ़ाई को जलाकर की गई खेती, चढ़ाई पे खेती चिमाता होती है। मैदान पे खेती द से दजिया होती है। द से दजिया, मैदान है, द से दजिया। पहाड़ी ढाल, ढाल के ऊपर चढ़ाई, चढ़ाई पे खेती चिमाता। लिख दिया? समझ में आ गई? लिख दो। टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार की, है ना? लिख दिया? ठीक है। नेक्स्ट, भीलों का सबसे बड़ा मेला माघ माह की पूर्णिमा को नवाटापुरा गांव
में बेणेश्वर धाम नाम का मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, याद रखना, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं बेणेश्वर धाम मेले को, और वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। और घोटी अम्बा का मेला लगता है ना चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में, वो आदिवासियों का अर्ध कुंभ है, आदिवासियों का अर्ध कुंभ। घोटी अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को डूंगरपुर में नहीं, बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। और जो जगह है, जगह का नाम है बागी दोरा। और ये जो मेला है घोटिया अम्बा मेला, किधर है घोटिया अम्बा मेला, इसको आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का क्या कहते हैं? इसको अर्ध कुंभ कहते हैं। लिखो। आदिवासियों का अर्ध कुंभ। कर दिया नोट? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, इनके घरों को क्या कहते हैं? भीलों के घरों को कू कहते हैं। छोटी ढाणियों को फला कहते हैं। ढाणियों के समूह को पाल कहते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा एरिया हो तो पाल। अब एक बात आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूं, जो आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ध्यान रखना। एक घर है ना बिल्लों का तो कहलाएगा कू, ठीक है। और अगर बिल्लों के कई घर हैं तो इनको कहेंगे टापरा। क्या कहेंगे? टापरा। इससे बड़ा जो इनका मोहल्ला होता है उसको कहते हैं फला या खेड़ा, ठीक है। और ये जो फला या खेड़ा होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर एक गोत्र के लोग होते हैं और इसका मुखिया होता है तद्वी। फला या खेड़ा का मुखिया कौन होता है? तद्वी या वंशाओ कहलाता है, वंशाओ। तो एक घर को कई घर टापरा, और बिल्लों का एक मोहल्ला या ढाणियों जैसा कोई ग्रुप, वो कहलाता है फला या खेड़ा। इसमें ज्यादातर एक ही गोत्र के भील होते हैं। उनका मुखिया कौन होता है? तद्वी या वंशाओ। अब सुनो, इसके बाद में बिल्लों का इससे बड़ा कोई गांव होता है ना, मोहल्ले से बड़ा एक गांव होता है, तो बिल्लों के गांव को कहते हैं पाल। क्या बोलते हैं? पाल। और पाल का मुखिया होता है पालवी। पाल का मुखिया कौन होता है? पालवी होता है। कौन होता है? पालवी होता है, ठीक है। और बिल्लों की याद रखना बहुत सारी पाले, ठीक है। बिल्लों की बहुत सारी या समस्त पालों का जो मुखिया, मतलब टोटल भील समाज का मुखिया कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। एक घर को कुछ घर टापरा, मोहल्ला फला या खेड़ा, यहाँ जैसे फला या फला को छोटी छोटी डाणियों के रूप में लिख दिया है। इससे बड़ा गांव होता है पाल। पाल का मुखिया पालवी। और बिल्लों की जितनी भी पाले, मतलब टोटल जो भील है, सर्व समाज बिल्लों का पूरा समाज, उन सब का हेड या मुखिया कहलाता है गमेती। कौन होता है? गमेती।
बिलों में बरामदे को क्या कहते हैं? ढालिया। ढालिया की छत क्या होती है? थोड़ी ढलान वाली होती है, इसलिए इस बरामदे को ढालिया कहते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई घर है बिलों का, ठीक है, इस प्रकार से कोई ढालनुमा बरामदा बना है ना आगे, ठीक है, तो इसको बरामदे को क्या कहते हैं? इस बरामदे को क्या कहते हैं? ढालिया। क्या कहते हैं इसको? ढालिया कहते हैं। आई समझ में बात? ठीक है, ठीक है। पालवी कहते हैं, पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी। मैंने ऐसे भी बता दिया है और तुम्हें डायग्राम बना के भी मैंने सारी बातें समझा दी है, ठीक है। आराम से अब इसको पढ़ने के बाद जनजातियों में तुम्हें कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, बस पढ़ते टाइम थोड़ा सा मन ऐसे रखना कि मुझे जानना है, मुझे सीखना है कि जनजातियां होती क्या है, भील कैसे होते हैं, भील कैसे रहते हैं, भील क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है। लिखो, ये डायग्राम जरूर बनाना तुम लोग। बना लिया? ठीक है। नेक्स्ट, तद्वी। एक ही गोत्र के मुखिया को तद्वी कहते हैं। तद्वी या वंशाओ, अभी जिक्र किया था ना हमने, तद्वी या वंशाओ, जिसमें एक ही गोत्र के क्या रहते हो? लोग निवास करते हो। गमेती, गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं, मतलब ये भीलों का सबसे बड़ा क्या होता है? मुखिया होता है। पोतिया कहते हैं सिर पर बांधा जाने वाला साफा। एक नाम और याद रखना जिसको कहते हैं डाहल। डाहल का मतलब होता है बिल्लों का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। बिल्लों का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहलाता है? डाल कहलाता है। बिल्लों में सबसे बूढ़ा आदमी होता है डाल। डाल जैसे पेड़ का मुख्य भाग नहीं होता, पेड़, और पेड़ पे कई डाल होते हैं ऐसे, ठीक है, तो पेड़ के डाल होते हैं। इसी प्रकार से सबसे जो बूढ़ा आदमी है वो माना जाता है डाल। क्या माना जाता है? डाल माना जाता है कि यही है जिससे अलग अलग ब्रांचें फैली है। सबसे पहले यही था और उसके बाद में तो हम 150-200 हो गए हैं। लिखो, दो प्रकार के भील होते हैं, ये भी ध्यान रखना। भीलों के दो प्रकार होते हैं। जो पोतिया बांधते हैं वो पोतिया भील, जो लंगोट बांधते हैं वो लंगोटिया भील है। कौन से भील है वो? लंगोटिया भील, ठीक है। लिखो, पोतिया भील और लंगोटिया भील। लिख दिया? वेरी गुड। ठेपाड़ा या ढेपाड़ा या देपाड़ा, ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं भीलों की तंग धोती। भीलों की तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा। क्या कहलाती है मित्रों? ढेपाड़ा कहलाती है। ये बात आप लोग ध्यान में रख लेना। क्या कहलाती है? भीलों की तंग धोती ढेपाड़ा या फिर देपाड़ा कहलाती है, ठीक है। एक होता है, याद रखना, पाखरिया।
पाखरिया कहते हैं जो भील सैनिक के घोड़े को मार गिराता हो। जो भील किसी सैनिक के घोड़े को मार गिराता हो उस भील को कहते हैं पाखरिया। क्या बोलते हैं उनको? पाखरिया कहते हैं। लिखो। कर दिया नोट? वेरी गुड। खोयतू, खोयेतू, कमर पर बांधा जाने वाला कपड़ा अर्थात भीलों की लंगोटी। समझ गए ना? भीलों के पहलवान बांधता है ना लंगोट, उसी प्रकार से। इस प्रकार से यहां एक क्या बंदी होती है? लंगोटी बंदी होती है। भीलों का इस प्रकार का लंगोट होता है जिसके चारों ओर छोटी छोटी क्या लगी होती है? घंटियां लगी होती है। क्या लगी होती है? घंटियां, छोटी छोटी टल्लियां लगी होती है। ऐसे लंगोट को क्या बोलते? खोयतू बोलते। क्या बोलते हैं ऐसे लंगोट को? खोयतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। समझ में आ गई क्या आपको बात? ठीक है। कच्छाबू, गले से लेकर घुटने से नीचे तक का घाघरा, मतलब फ्रॉक, जो कौन पहनती है? कुंवारी लड़कियां पहनती है। कुंवारी लड़की क्या पहनती है? कच्छाबू। ठीक है, तो ये क्या होता है? छोटा सा घाघरा घुटनों तक। सिंदूरी, भील जनजाति के महिला द्वारा लाल रंग की पहने जाने वाली साड़ी क्या कहलाती मित्रों? सिंदूरी कहलाती है। लिख दीजिए, चित्र जरूर बना लेना। कच्छाबू खोयतू का बना दिया। पीरिया, भीलों की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का घाघरा। वस्त्र या साड़ी टाइप में होता है। कैसे होता है? साड़ी टाइप में। इसको पीरिया कहते हैं। पाखरिया मैंने लिखवाई दिया, जो भील पुरुष किसी घोड़े को मार गिराता है। अटक, भीलों में गोत्र होता है जिसको कहते हैं अटक। भोजन, मक्की की रोटी एवं कांदा का रायता। वेरी गुड, मस्त होता है। मक्के की रोटी हो और कांदे का रायता हो, हाय 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 हाय, और फिर बढ़िया कूलर लगा हुआ हो और आराम से खाट तान के सो जाओ, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मुंह में पानी और आने लग गया मेरे। लिख दो। पर ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी रिकॉर्ड करते भूख ज्यादा लगी मेरे को, अभी जाते रोटी जिमूंगा। सबसे पहले खूब सारा रोट खाऊंगा, कांदा का रायता ही मंगवाऊंगा मैं। लिखो लिखो लिखो, नोट कर दो। कर दिया क्या? राड खेलना का मतलब है होली पे प्रोग्राम है। डूंगरपुर के भीलों में पत्थरों से होली खेली जाती है, जिसे खेलने की परंपरा जो है वो राड खेलना कहलाती है। पत्थरों की होली है, इसको कहते हैं राड खेलना। देवाल ढोल मैंने बताया हुआ है, पहले आ गया था। गांव में बीमारी का संदेश देने वाला ढोल देवाल ढोल कहलाता है। लो, संकट के समय बजाते हैं देवाल ढोल।
लिख दो, राड़ खेलना भी लिख दो। डूंगरपुर की ये पत्थर मार होली है ये, जिसको राड़ खेलना कहते हैं। क्या कहते हैं? राड़ खेलना। लिख दिया। काइटा, बिल्लों का मृत्यु भोज काइटा कहलाता है। बिल्लों का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? काइटा। लिखवाया था मैंने, कान दिया में एक गे है लोकाई काइटा। तो बिल्लों में मृत्यु भोज करवाते हैं जिसको क्या कहते हैं? काइटा। इसको भी लिख दीजिए। कर दिया नोट? ठीक है। अब बिल्लों के नृत्य हैं। बिल्लों के नृत्य, इनमें से मैंने नृत्य पहले नृत्य वाले टॉपिक में अलग से डिटेल से करवा रखे, खूब सारे हैं। गेर, गौरी, राई, युद्ध, दिवी, चक्की, नेजा, हातिमना, शुक्र, भवाई, घुमरा, साध, पालिनोत, रमणी, बहुत सारे। गेर नृत्य होली पे, हातिमना विवाह के अवसर पे, नेजा नृत्य खेल नृत्य। ठीक है, ये नृत्य वाले टॉपिक में आ गए हैं। तो इसी के साथ में भील जनजाति हमारी क्या होती है मित्रों? कंप्लीट होती है। ठीक है, अभी कुछ और जनजातियां हैं जो इसी टॉपिक के पार्ट 2 में, भाग 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से मन लगा के और इंजॉय करते हुए और पढ़ दीजिए, याद कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी जनजातियों से संबंधित रोचक तथ्यों के साथ में मैं फिर आपके सामने रूबरू होऊंगा, आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी, टाटा।